हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। हम बात करेंगे आज की क्लासेस में, देखेंगे लगातार जारी है सीजी हिस्ट्री की क्लासेस और सीजी हिस्ट्री छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं लगातार क्लासेस में। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं लोकल डायनेस्टी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो राजवंश थे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ क्या क्या बातें हुई है, क्या प्रमाण मिले हैं, ये सब बातें हम देखेंगे। और आज की क्लास का ये चौथा वीडियो है, कहने का मतलब फोर्थ पार्ट है जो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। चलिए, जिसमें हम देखने वाले हैं पांडुवंश। ठीक है, पिछले क्लास में पांडुवंश की कुछ कुछ बातें हो चुकी थी। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, पांडुवंश जो कि 6वीं से 8वीं शताब्दी तक आपको देखने को मिलती है। और पांडुवंश के दो शाखाएं हैं। एक शाखा जो सिरपुर पर निवास करने वाले, सिरपुर के क्षेत्र पर निवास करने वाले शाखा को बोला जाता है सिरपुर के पांडुवंश, और जिसकी राजधानी क्या थी, सिरपुर। ठीक है, दूसरी मैकाल के पांडुवंश, मैकाल तरफ जो है निवास करने वाले जो पांडुवंश थे उनको मैकाल के पांडुवंश कहा गया था, और इसकी राजधानी क्या थी, अमरकंटक। चलिए, उसके बाद हम थोड़ी बात किए थे पांडुवंश के प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने देखे थे कि उदयन है। ठीक है, और एक शासक जिनके बारे में मैंने कहा था, किसके बारे में, इंद्रबल के बारे में। ठीक है, और इंद्रबल एक क्या थे, सुदेवराज का क्या था, सामंत था। ठीक है, और इनके प्रवर राज जो है सेकेंड की हत्या कर इन्होंने किसकी जो है नींव डालती है, पांडुवंश की नींव डालती है। ठीक है, इतनी सारी चर्चा हम क्या कर चुके थे। ठीक है, चलिए, उसके साथ मैंने बताया था कि जो पांडुवंश है उनकी अगर हायरार्की देखें या पांडुवंश के शासकों का जो क्रम देखें, ठीक है, तो आप इस तरह से दिखाई देते हैं। उदयन, ठीक है, जिसको आदि पुरुष कहा गया है। ठीक है, उदयन के बाद इंद्रबल। ठीक है, और इंद्रबल के 4 पुत्र थे। एक नंदराज फर्स्ट, सेकंड ईशान देव, थर्ड सुरबल और फोर्थ भौदेव। नंदराज के 2 पुत्र थे, एक तीवरदेव और दूसरा चंद्रगुप्त। ठीक है, एक क्या है, तीवरदेव और दूसरा चंद्रगुप्त। तीवरदेव के एक पुत्र नंदराज सेकंड कहलाए। वही चंद्रगुप्त के एक पुत्र जिसको हर्षगुप्त के नाम से जाना जाता है, ऐसे एक प्रतापी शासक। ठीक है, और ऐसे एक प्रतापी शासक जिसकी पत्नी, जिसका नाम था रानी वासटा। ठीक है, रानी वासटा। हर्षगुप्त के 2 पुत्र थे, एक रणकेसरी और दूसरा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी राजा इस वंश का, और वो कौन कहलाए, महाशिवगुप्त बालार्जुन। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के एक पुत्र है, इसको शिव नंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, ये सब बातें हैं। फिर हमने सिरपुर के पांडुवंश के बारे में थोड़ा चर्चा किए थे, जो राजधानी, जिसकी राजधानी क्या थी, सिरपुर। संस्थापक इंद्रबल, जो सुदेवराज के क्या थे, सामंत थे। उपाधि परम भागवत की उपाधि उन्होंने धारण करते थे। छत्तीसगढ़ के स्वर्णकाल का समय कहा जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो समय है। ठीक है, वो हम देखेंगे और अच्छे से जब महाशिवगुप्त बालार्जुन की बात करेंगे तो। ठीक है, और मंदिरों का निर्माण का काल इसी जो है पांडुवंश को या इसी काल को कहा गया है। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे किनकी, पांडुवंश के प्रमुख शासकों की। ठीक है, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे उदयन की बातें करेंगे।
सबसे प्रथम जो शासक आपको देखने को मिलता है वो है उदयन। ठीक है, इनका टाइमलाइन 485 से लेकर 510 ईस्वी तक आपको देखने को मिलता है। किसकी? उदयन की। ठीक है, चलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रथम ऐसे शासक है। ठीक है, क्या थे? प्रथम। किस वंश के? इस वंश के क्या थे? प्रथम शासक। इस वंश के क्या कहलाए? प्रथम शासक। ठीक है, चलिए ये इनके नाम के अगर बारे में बात करें, ठीक है, तो इनको आदि पुरुष से जाना जाता है। ठीक है, नाम याद रखिए, एक नाम जिसको हम बोलते हैं आदि पुरुष, आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो है नाम का उल्लेख आपको कालंजर शिलालेख के मिलता है। कहाँ पर? कालंजर शिलालेख। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कालंजर शिलालेख से। दो बातें। तीसरी बात, इनकी स्रोत या बोल सकते हैं इनकी जानकारी, उदयन की जानकारी हमें किस तरफ से मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो एक जिसको बोला जाता है भवदेव रणकेसरी। भवदेव रणकेसरी के भांदक शिलालेख से। क्या है? भांदक शिलालेख। ठीक है, तो भांदक शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि उदयन एक शासक था जो पांडु वंश के एक प्रमुख और जो प्रथम शासक थे। ठीक है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और आदि पुरुष कहा जाता है, इनके बारे में जानकारी जो है कालंजर शिलालेख से मिलती है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, और इनके बाद जो बनने वाले शासक उसको हम कहते हैं दूसरा, जिसको बोला जाता है इंद्रबल। इंद्रबल। चलिए, कई विद्वानों का ये मानना है कि इसका नाम ही क्या है? भरत बल। इनका अन्य नाम भरत बल है, जो 510 ईस्वी से लेकर 530 ईस्वी तक ये रहे थे, ऐसा मानना था। कहा जाता है कि ये उदयन का क्या था? पुत्र था, पहली बातें। और इनको पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है भाई? तो वो है इंद्रबल। ठीक है, और इंद्रबल जिन्होंने मैं कई बार जिक्र किया हूँ कि इंद्रबल, ठीक है, सुदेवराज के सामंत थे। ठीक है, और प्रवर से जो है सेकेंड को उन्होंने क्या किया था? इनकी हत्या की थी, और हत्या करने के बाद ये खुद गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, इसलिए इसको पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इस पांडु वंश के इंद्रबल, इसका उल्लेख आपको देखने मिलेगा, इनका उल्लेख आपको देखने मिलेगा कहाँ पर? एक ताम्रपत्र। क्या है? एक ताम्रपत्र।
कौन सा ताम्र? सुदेव राज का ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। और इस सुदेव राज के ताम्रपत्र में क्या देखने को मिला है? सर्वाधिकारीकृत। क्या है? सर्वाधिकारीकृत। और सर्वाधिकारीकृत कहने का मतलब है यहाँ पर सुदेव राज के समय जितने भी सामंत थे, ठीक है, सुदेव राज के सामंत और अधिकारियों, ठीक है, का उल्लेख उन्होंने किस में किया था? ताम्रपत्र में किया था, ताम्रपत्र में, ठीक है। इंद्रबल जो भरतबल कहलाए, उदयन का पुत्र था, पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। और इनका उल्लेख सुदेव राज के ताम्रपत्र में मिलता है। और यहाँ पर किसके लिए लिखा गया था? ये इंद्रबल, ठीक है, इंद्रबल के लिए लिखा गया था। क्या? सर्वाधिकारीकृत, ठीक है। कहने का मतलब सामंत और अधिकारी का उल्लेख आपको इस ताम्रपत्र में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, इन्होंने एक शहर का निर्माण किया था, शहर बसाया था, और शहर का नाम है इंद्रपुर। ये भी याद रखिए, इंद्रपुर नामक जो शहर कहाँ पर? जांजगीर चांपा खरौद में आपको देखने को मिलेगा। शहर का नाम क्या है? इंद्रपल। क्या है भाई? खरौद है, याद रखिए, खरौद, ठीक है। इंद्रपुर नामक शहर बसाया था। चलिए अब देखिए, इस मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये जो इंद्रबल की बात मैं कर रहा हूं, किसकी? कहा जाता है कि इंद्रबल, ठीक है, और इंद्रबल का एक पुत्र, ठीक है, क्या नाम था उसका? ईशान देव। क्या है? ईशान देव। आप पीछे आइए तो आप देख पाएंगे इंद्रबल का एक पुत्र जिसको हमने क्या नाम दिए है? ईशान देव। और ईशान देव इनके क्या लगेंगे? इनके पुत्र लगेंगे। किसके? इंद्रबल के। और इस इंद्रबल का पुत्र ईशान देव, ठीक है, इन्होंने इसी शहर में, किस शहर में? इंद्रपुर खरौद में लक्ष्मेश्वर मंदिर, ठीक है, किस मंदिर का निर्माण कराया था? लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए, और इसी मंदिर में कहा जाता है कि प्रतिवर्ष, इस मंदिर में कहा जाता है कि जब प्रतिवर्ष 1,00,000 चावल चढ़ाने का जो रिवाज है, ठीक है, प्रतिवर्ष 1,00,000 चावल चढ़ाने का रिवाज है, ठीक है, ये याद रखिए। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिए? इंद्रबल का पुत्र जो पांडुवंश का, इंद्रबल जो उदयन का पुत्र था और पांडुवंश का वास्तविक संस्थापक था।
ठीक है, और जिसका उल्लेख सुदेवराज के ताम्रपत्र में मिलता है और उस समय उस ताम्रपत्र में सर्वाधिकारिकृत लिखा गया है। इसका मतलब सामंत और अधिकारों की जो है उल्लेख आपको इस ताम्रपत्र में मिलती है। और इन्होंने शहर का निर्माण किया था इंद्रपुर, या फिर जिसको कहा जाता है खरौद। और इस खरौद शहर में इंद्रबल का जो है पुत्र नाम क्या है, ईशान देव। और ईशान देव इंद्रबल का पुत्र है। और ईशान देव ने क्या किया था, इसी खरौद में लक्ष्मेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था। और इस लक्ष्मेश्वर मंदिर की ये परंपरा है कि कहा जाता है कि प्रति वर्ष जो है 1 लाख चावल जो है चढ़ाने का परंपरा है ऐसे मंदिर में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिए किसके बारे में, इंद्रबल के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा 3rd नंबर में तीवरदेव। तीवरदेव, ठीक है, 540 ईस्वी से लेकर 556 ईस्वी तक आपको देखने को मिलता है तीवरदेव। नंदराज का क्या है, ज्येष्ठ पुत्र है। क्या है, ज्येष्ठ पुत्र है। कहने का मतलब है नंदराज का बड़ा पुत्र है। और इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है कुछ ताम्रपत्रों में। ठीक है, एक जिसको बोला जाता है उल्लेख आपको एक ताम्रपत्र में मिलता है, किसमें, ताम्रपत्र में। और दूसरा इसको कुछ मुद्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मुद्रा मीन्स पैसे में आपको देखने को मिलेगा। और ताम्रपत्र में महाशिव तीवर लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब तीवर देव शिव भगवान के क्या थे, अनुयायी थे। ठीक है, यहाँ पर इनका नाम तीवर देव लिखा हुआ है। ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीवर देव का उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है, तो उनके मुद्राओं में मिलता है। ठीक है, महाशिव तीवर निम्नलिखित में से तीवर कहाँ पर आपको प्रमाण देखने को मिलता है, तो उनके ताम्रपत्र में महाशिव तीवर लिखा हुआ है और मुद्रा में तीवर देव लिखा हुआ है। तीसरी बातें, उन्होंने कुछ उपाधि धारण की थी। ठीक है, एक उपाधि धारण की थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार जो है ये क्वेश्चन हजारों बार बोल सकते हैं आपके जो है सीजीपीएससी और व्यापम में रिपीट हुआ है। ठीक है, सकल कौशलाधिपति, सकल कौशलाधिपति। ठीक है, सकल कौशलाधिपति। और सकल कौशलाधिपति कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कौशल और मैकाल को जीतने वाले। ठीक है, क्या है, कौशल एवं मैकाल को जीतने वाले। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, सकल कौशलाधिपति। और इस मुद्रा में आपको कई बार आपको एक तो तीवर दिल लिखा है। ठीक है, मुद्रा में स्वयं को आपको क्या देखने को मिला है, इन्होंने स्वयं को सकल कौशलाधिपति कहा है, सकल कौशलाधिपति कहा है। ठीक है, तो मुद्रा में आपको तीवर देव लिखा हुआ है
और सकल कौशलाधिपति कहा गया है। चलिए, कुछ इनके ताम्रपत्र है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ताम्रपत्र, कौन कौन से ताम्रपत्र? एक तो राजिम ताम्रपत्र है, ठीक है, बालौद ताम्रपत्र, ठीक है, बोड़ा ताम्रपत्र। बोड़ा आपके रायगढ़ में है, कहाँ पर? रायगढ़ में। तो राजिम ताम्रपत्र गरियाबंद वाले राजिम में, ठीक है, बोड़ा ताम्रपत्र। चलिए, इन ताम्रपत्रों में क्या क्या देखने को मिला है? राजिम ताम्रपत्र में परम वैष्णव कहा गया है, ठीक है, इसमें परम वैष्णव, ठीक है। और परम वैष्णव का मतलब है कि ये विष्णु या वैष्णव धर्म के प्रति क्या है? आस्था रखते थे, ठीक है, वैष्णव धर्म के प्रति इनका झुकाव था, ठीक है। चलिए, तो परम वैष्णव कहा गया है। और साथ बालोद ताम्रपत्र में आपको तीवर देव के जो है, तीवर देव के पराक्रम का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर? तीवर देव के पराक्रमों का उल्लेख आपको राजिम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें किसमें? आपके जो है राजिम और साथ ही साथ बालौद, ठीक है। दोनों ताम्रपत्र में आपको तीवर देव के पराक्रम के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो अन्नराज का ज्येष्ठ पुत्र उल्लेख ताम्रपत्र और मुद्रा में मिलती है। उपाधि सकल कौशलाधिपति, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। सकल कौशलाधिपति याद रखेंगे। फिर ताम्रपत्र राजिम में देखने को मिला है, परम वैष्णव कहा गया है। बालौद ताम्रपत्र में आपको तीवर देव के जो है पराक्रम को उल्लेख किया गया है। और एक ताम्रपत्र जो है बोड़ा में आपको देखने को मिला है, ठीक है। चलिए, चलिए, अगर मैं बात करूं इसकी मुद्रा के बारे में, ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, अभी कुछ और ऐड होगा भी। चलिए, ये इसकी क्या है? ये इसकी मुद्रा है, किसकी? तीवर देव की। इस तीवर देव के जो है मुद्रे में आपको क्या देखने को मिला है? सकल कौशलाधिपति लिखित है, ठीक है। क्या लिखा है? मैं पूरा नहीं लिखूं, सकल कौशलाधिपति जो है लिखित है। साथ ही साथ तीवर देव लिखा गया है, तीवर देव, ठीक है। और एक तरफ, पीछे तरफ आपको देखने को मिलेगा गरुड़ का चित्र, ठीक है। पिछले तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? गरुड़ का चित्र। कहां पर? बैक साइड, ठीक है। बैक साइड आपको क्या देखने को मिलेगा? गरुड़ का चित्र, ठीक है। तो ऐसे मुद्रा है इनके, तीवर देव के सकल कौशलाधिपति लिखा हुआ है, ठीक है, तीवर देव लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको गरुड़ का चित्र इसमें देखने को मिलता है। तो ये हो गई किसकी बातें? तीवर देव की बातें, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही आप क्या करिए, याद रखिए। चलिए, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर हम बात करेंगे किसकी? ननराज सेकेंड, ननराज सेकेंड भाई साहब की।
एक ताम्रपत्र याद रखिए, ताम्रपत्र, ठीक है, जिसको कहा जाता है अड्यार ताम्रपत्र। चलिए देखिए, सॉरी, अडभाल ताम्रपत्र और अडभाल ताम्रपत्र ये किसका है? ये है नरराज का। ये किसका है? ये है नंदराज सेकेंड का, ठीक है। और नंदराज सेकेंड कौन है भाई, जिसके बारे में हमने, नरराज सेकेंड कौन है? वो नरराज सेकेंड है आपके तीवर देव का पुत्र। कौन है? तीवर देव का पुत्र। तो देखिए इसमें जानकारी मिलती है किसकी, ठीक है, इसमें जानकारी मिलती है किसकी, इसमें जानकारी आपको देखने को मिलती है एक तो तीवर देव की, और दूसरा खुद नंदराज की, नंदराज सेकेंड की, ठीक है। तीवर देव की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ नंदराज सेकेंड की। तो यहाँ पर पीछे आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए जानकारी के स्रोत अगर लिखा जाए, ठीक है, यहाँ पर एक जानकारी के स्रोत लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं अडभाल ताम्रपत्र। अडभाल ताम्रपत्र क्या है? ताम्रपत्र। और किसका है? नरराज सेकेंड, नरराज सेकेंड। यहाँ से इनकी क्या मिलती है? यहाँ से इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा? जानकारी मिलती है अडभाल ताम्रपत्र से किसकी? तीवरदेव और नरराज की। और कहा जाता है सबसे ज्यादा जानकारी अपने इनके पिता की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जानकारी किसकी प्राप्त है? तीवर देव की, ठीक है। तो ये इनके क्या है भाई, ठीक है, ये इनके क्या है? पुत्र है। और पुत्र से ज्यादा, और पुत्र की ही क्या है? ये ताम्रपत्र है। और पुत्र से ज्यादा जानकारी किससे मिलती है? उनके पिता तीवरदेव की, ठीक है। तो अडभाल ताम्रपत्र याद रखिए, तीवरदेव की जानकारी मिलती है, नरराज की जानकारी मिलती है। चलिए, ये भी कहा जाता है, ये उपासक अगर पूछा जाए तो ये भी पिता के समान, ये भी वैष्णव धर्म मानते थे, ठीक है, वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। अनुयायी अगर पूछा जाए तो याद रखिए ये भी पिता के समान वैष्णव धर्म, ठीक है, को मानते थे। चलिए, अब देखिए यहां तक उनके पिता ही बन रहे थे। पीछे अगर देखें चार्ट में तो उदयन, और उदयन का जो है वो पुत्र है कौन? इंद्रबल। इंद्रबल का पुत्र चार देखिए, नरराज सेकेंड, फर्स्ट ईशान देव, सूरबल, भवदेव, ठीक है। नरराज फर्स्ट ने क्या किया था, ठीक है, नरराज फर्स्ट ने आप देखेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा, फिर ईशान देव को देखने को मिलेगा, इनके पुत्र, चार पुत्र। फिर उसके बाद नरराज फर्स्ट के बाद एक तीवर देव, फिर चंद्रगुप्त, उनके दो पुत्र हैं। और तीवर देव पहले बने, उसके बाद जो है नरराज सेकेंड बने। लेकिन इसका कोई भाई नहीं था, इसके बाद कोई हायरार्की नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है तीवर देव और चंद्रगुप्त दोनों क्या है? दोनों क्या है? भाई है। और तो इसका अगर पुत्र, इससे क्या संबंध होगा? ये इसके क्या लगेंगे? ये इसके लगेंगे चाचा। जाहिर सी बात है भाई, ब्लड रिलेशन में आपको ये इसके क्या लगेंगे? चाचा। तो कहा जाता है कि तीवरदेव का पुत्र नरराज सेकेंड जब गद्दी पर बैठा तो उनके बाद गद्दी पर बैठने के लिए कोई उनका जो नहीं उनका कोई भाई था और नहीं उनका कोई पुत्र था, ठीक है। लेकिन एक थे, वो कौन थे? उनके चाचा चंद्रगुप्त।
ठीक है। चलिए, और चंद्रगुप्त के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। फिफ्थ नंबर में आप देख लीजिए क्या है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी ज़्यादातर नहीं मिलती। यहाँ सिर्फ आपको तीवर देव का भाई था, पहली बात है। और दूसरी बात, इनकी जानकारी जो मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलती है, और वो है एक अभिलेख जिसको कहा गया है सिरपुर अभिलेख। उस समय के लिए गद्दी पर बैठा था, सिरपुर अभिलेख में ऐसी जानकारी मिलती है। चलिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के बारे में इतनी जानकारी, तीवरदेव का भाई था, और इसकी जानकारी सिरपुर अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और चंद्रगुप्त के बाद उनका जो है पुत्र बनेगा वो है हर्षगुप्त। कौन है उनका पुत्र? क्या है? हर्षगुप्त। चलिए, इनके बारे में कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त का क्या था? पुत्र था। क्या है? चंद्रगुप्त का पुत्र है, ठीक है। कौन? हर्षगुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर हर्षगुप्त, ठीक है, हर्षगुप्त का विवाह देखने को मिलेगा, ठीक है। और विवाह किसके साथ होता है? ठीक है, रानी वासटा। रानी वासटा, ठीक है। हर्षगुप्त का विवाह किससे होता है? रानी वासटा। और ये रानी वासटा कौन है? ये है आपके जो है सूर्यवर्मा। मगध के मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री, जिसका नाम है रानी वासटा, ठीक है। ठीक है, रानी वासटा, ठीक है। और रानी वासटा ने, आप देखेंगे, एक निर्माण इनके अंतर्गत किए, निर्माण कराया था इनके समय, ठीक है। क्या निर्माण किया कराया था? लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, आई थिंक बैटरी लो दिखा रहा है। चलिए, मैंने क्या कहा? रानी वासटा, ठीक है, जो कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये एक प्रकार के विष्णु मंदिर थे। क्या है? यह एक प्रकार का विष्णु मंदिर था।
ठीक है। और ये लक्ष्मण मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलती है? सिरपुर पर। ठीक है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इनके द्वारा भी किया गया है। ठीक है, और इस लक्ष्मण मंदिर बनाने, ठीक है, याद रखिए ये हर्षगुप्त के मृत्यु के बाद के उपरांत ठीक है, उनकी याद में, ठीक है, बोल सकते हैं उनकी याद में या उनकी जो है स्मृति में बनवाया था। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? एक तो है आपके, क्या बताया भाई, सिरपुर पर स्थित है लक्ष्मण मंदिर, और हर्षगुप्त की मृत्यु के उपरांत बनाया गया था। और एक किस समय बनाया गया था? ठीक है, किस समय की बात है? तो ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में। ठीक है, चलिए तो लक्ष्मण मंदिर के बारे में क्या क्या जानकारी। एक तो लक्ष्मण मंदिर जो एक प्रकार के विष्णु मंदिर है, ठीक है, जिनका निर्माण रानी वासटा के द्वारा किया गया था। किनके शासनकाल में? महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। कहाँ पर? सिरपुर पर। ठीक है, और साथ ही साथ कहा जाता है कि ये हर्षगुप्त की मृत्यु के उपरांत इनकी स्मृति में बनवाया गया था। ठीक है, और ये चर्चा हम जब महाशिवगुप्त बालार्जुन आएंगे तो भी हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसी के समय ये बना हुआ था। तो याद रखिए, तो इनके बारे में यही कहानी है। हर्षगुप्त की जो है मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद उसकी स्मृति में लक्ष्मण मंदिर जो प्रकार का विष्णु मंदिर है, सिरपुर में निर्माण किया था अपने पति हर्षगुप्त के और जो है स्मृति में। ठीक है, जो कि बनवाया गया था महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। और रानी वासटा जो है मगध के मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री है। ये चीज याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हर्षगुप्त के बाद सबसे जो है प्रतापी शासक जो हुए हैं, वो जिनको कहा जाता है महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन 595 से लेकर 655 तक ये शासन पर रहे। 655 ईस्वी। तो पहली बात ये, इनके पिता कौन है भाई? हर्षगुप्त। और माताश्री कौन है? रानी वासटा। ये याद रखिए। ठीक है, चलिए, और इनका अभिलेख है
एक अभिलेख जिसको कहा गया है सिरपुर अभिलेख, ठीक है, सिरपुर अभिलेख। चलिए देखिए, इस सिरपुर अभिलेख में क्या कहा गया है, कहा गया है कि बचपन से ही, ठीक है, बचपन से ही धनुर्धारी या धनुर्विद्या होने के कारण इनको बालार्जुन कहा गया है, ठीक है, बालार्जुन कहा गया है, ठीक है, क्योंकि अर्जुन के समान ये धनुर्विद्या बहुत अच्छे से बचपन से ये जो है क्या थे, निपुण थे, इसी कारण से, ठीक है, इस अभिलेख में, सिरपुर अभिलेख में इनको क्या कहा गया है, ठीक है, बालार्जुन, इसलिए इसका नाम जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन रखा गया है। एक और जो है ताम्रपत्र आपको देखने को मिलता है जिसे कहा गया है मल्हार ताम्रपत्र, ठीक है, मल्हार ताम्रपत्र। और इस मल्हार ताम्रपत्र में आपको क्या देखने को मिलता है, एक तो लिखा हुआ है परम महेश्वर, ठीक है, क्या लिखा गया है, परम महेश्वर, और दूसरा माता पितृ दानुध्यात्रा, ठीक है, दो चीज अंकित है कहां पर, मल्हार ताम्रपत्र में, ठीक है। तो देखिए वहां पर आप जितने भी आप शासक देखिए इसके पहले, तो जितने भी अभी शासक देखिए इसके पहले, वो सभी क्या थे, लगभग वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब परम महेश्वर का कहने का मतलब है कि ये शिव को मानते थे, शिव के जो है अनुयायी थे, ठीक है, शिव को शैव धर्म या शिव के अनुयायी थे, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं। कुछ बातें यहाँ पर समकालीन शासक, ठीक है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है और इनके साथ समकालीन जो शासक रहे हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है। समकालीन शासक, ठीक है, कौन कौन है भाई, एक तो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन और हर्षगुप्त दोनों अलग है, याद रखिए, ठीक है, जो कि वर्धन वंश के हैं, वर्धन वंश के हैं, और इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा है, पुष्यभूति वंश। एक है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, कि चालुक्य वंश, एक है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है, जो कांचीपुरम पल्ला वंश के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि ये जो मैप मैं बनाया हूं, ठीक है, ये समकालीन शासक के हैं, मैं यहां लिख देता हूं। महाशिवगुप्त के गुप्त बालार्जुन के समकालीन शासक, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं कौन कौन से हैं। तो आप तो सबसे फर्स्ट प्रथम, ठीक है, मैंने क्या कहा, हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के हैं, वर्धन वंश,
और जो कन्नौज के पास, ठीक है, जो कन्नौज के पास आपको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। दूसरा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश है, किसके, चालुक्य वंश के प्रतापी शासक थे, ठीक है। थर्ड नरसिंह है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है कांचीपुरम, कांचीपुरम या जिसको पल्लव वंश कहा गया है, पल्लव वंश के जो है क्या थे, निवासी थे। चलिए, तो आप देख सकते हैं जो मैं रेड कलर का बनाया हूं, ठीक है, इस रेड कलर में जो सिरपुर का एरिया है, ठीक है, जो सिरपुर का एरिया है, इस सिरपुर के एरिया में आपको कौन देखने को मिलता है, महाश्रीगुप्त, ठीक है, महाश्रीगुप्त आपको यहां देखने को मिलेगा। महाश्रीगुप्त, ठीक है। फिर इनके समकालीन शासक जहां पर कन्नौज के स्थान पर, ठीक है, जो कन्नौज है उस कन्नौज के स्थान पर आपको कौन देखने को मिलेगा, हर्षवर्धन, क्या है, हर्षवर्धन। और ये जो है वर्धन वंश थे, वर्धन वंश, और ये कहां पर, कन्नौज पर। ये आप देखेंगे, ठीक है। फिर वहीं जो है चालुक्य वंश, जो महाराष्ट्र के एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये नीचे तो यहाँ तक लगभग जो है चालुक्य की, लगभग यहाँ तक आप देखेंगे, ठीक है, कि इस तरफ तक ये क्या थे, चालुक्य वंश थे, ठीक है। वातापी के चालुक्य, व्यंग्य के चालुक्य, ये आप पढ़े होंगे भारतीय इतिहास में। तो ये वाला जो एरिया है वो क्या कहला है, चालुक्य वंश के थे, ठीक है। तो ये वातापी के चालुक्य, और जिसका शासक कौन है, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जो कौन है, वातापी के चालुक्य। ठीक है, पल्लव आपको दिख जाएंगे कहां पर, पल्लव इस तरफ आप देख रहे हैं, ठीक है, कांचीपुरम के आसपास आपकी पल्लव, चोल, चालुक्य, चलिए, तो ये वाला जो स्थान आप देख रहे हैं वो है आपके किसका, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है।
और जो पल्लव थे, पल्लव शासक। और ये महाशिवगुप्त बालार्जुन कौन शासक है भाई? पांडु वंश। ठीक है, चलिए, तो ऐसे मैप में आप याद रखिए तो याद होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय जो वातापी के चालुक्य है, लगातार आप देखिए चालुक्य, पल्लव, चालुक्य, चोल, इन सभी का आप दक्षिण भारत के इतिहास आप पढ़ेंगे तो लगातार युद्ध होता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय कई बार हार जाते हैं, कई बार जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये पल्लव और चालुक्य के बीच लगातार जो है 4-5 युद्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में आपको युद्ध देखने को मिलेगा कहाँ पर? महाशिवगुप्त बालार्जुन और जो है पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, तो यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय वर्सेस महाशिवगुप्त बालार्जुन युद्ध देखने को मिला। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? इन्होंने महाशिवगुप्त को क्या किया? पराजित किया। ठीक है, और पराजित होने के बाद में क्या होते हैं? बाद में इनके पश्चात, ठीक है, पराजित हुआ, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता, ठीक है, स्वीकार ली थी। ठीक है, स्वीकार लिया था। ठीक है, कहने का मतलब है पुलकेशिन द्वितीय और महाशिवगुप्त बालार्जुन के बीच युद्ध होता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन को जो है पराजित होते हैं और महाशिवगुप्त बालार्जुन फिर पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता क्या कर लेते हैं? स्वीकार लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ तथ्य। ठीक है, महाशिवगुप्त से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। महाशिवगुप्त बालार्जुन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, क्या क्या तथ्य है भाई इसके बारे में, वो हम देखेंगे। चलिए, तो जिक्र होगा एक सबसे पहले ताम्रपत्र से। ठीक है, क्या क्या ताम्रपत्र कहाँ कहाँ से मिला? एक तो आपको सिरपुर से देखने को मिला है। ठीक है, ताम्रपत्र। ठीक है, कहा जाता है सिरपुर से ताम्रपत्रों की संख्या कितनी थी? 27। दूसरा, बरदुला, याद रखिए, सिरपुर से 27, बरदुला, आपका बोड़ा, आपका लोधिया। ठीक है, लोधिया, यहाँ से आपको एक एक जो है
क्या मिले हैं, एक एक ताम्रपत्र देखने को मिला है। ठीक है। थर्ड, मल्हार। मल्हार और मल्हार से ताम्रपत्रों की संख्या कितनी है, 3 है। पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा था, ये इनके मुद्रा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और मुद्रा में आपको एक तरफ जो है त्रिशूल, ठीक है, एक तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, त्रिशूल का चित्र। ठीक है, यह है त्रिशूल। ठीक है। साथ ही साथ बैक साइड आपको, पीछे साइड आपको देखने को मिलेगा जो है आपके किसका, वृषभ का चित्र। ठीक है, किसे, वृषभ का चित्र। ठीक है। ये आगे की तरफ आप जो है त्रिशूल, और पीछे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, वृषभ। ठीक है। यह छोटा सा जगह है, तो वृषभ का चित्र, और इस तरफ पीछे तरफ त्रिशूल के चित्र आगे तरफ। ठीक है। तो मुद्रा आपको देखने को मिलेगी। चलिए, इनके समय देखिए, अनुयायी की बात की जाए, अनुयायी की बात की जाए तो देखिए, ये जो है ये शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, शैव धर्म के अनुयायी थे। बाकी, ठीक है, सभी जो है पांडु, सभी पांडु या अन्य पांडु शासक, सभी अन्य पांडु शासक, मैं लिखूं अन्य पांडु शासक वैष्णव थे। ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैंने क्या कहा, अनुयायी किस धर्म की तरफ ये क्या थे, शैव धर्म की तरफ थे। ठीक है। तो किसको मानते थे, शैव धर्म की तरफ मानते थे। ठीक है। और बाकी जितने भी जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन याद रखिए, महर्षि गुप्त बालार्जुन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो शैव धर्म को मानते थे, उनकी जो है मन में आस्था, ठीक है, शैव धर्म के प्रति थी, बहुत आस्था थी। साथ ही साथ वो वैष्णव धर्म के प्रति भी उनकी आस्था थी। ठीक है। वैष्णव धर्म को अपने स्थान में, अपने जो है सिरपुर के स्थान में उन्होंने जगह दिया, शैव धर्म को दिया। साथ ही साथ बौद्ध धर्मों को भी उन्होंने क्या किया, बौद्ध और जैन, ठीक है, आपको बौद्ध मंदिर दिखेंगे, ठीक है, जैन मंदिर दिखेंगे, तो बौद्ध और जैन धर्मों की जो है आस्था भी यहाँ पर बना के रखें। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, धार्मिक सहिष्णुता का जो प्रमाण कौन देते हैं, महर्षि गुप्त बालार्जुन। ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब, कहने का मतलब है अपने धर्म को तो मानो, साथ ही साथ दूसरे धर्म की भी अवहेलना न करो। ठीक है। तो कहने का मतलब है ये शैव धर्म को तो मानते थे, साथ ही साथ दूसरे धर्म को भी आश्रय देते थे। ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिए, अनुयायी को क्या थे, शैव धर्म के, और अन्य जो है वैष्णव धर्म के। तो एक तरह से प्रमाण क्या था, ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, महर्षि गुप्त बालार्जुन के अंदर देखने को मिलती है।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद इसी समय एक नाम जिसको आप भूलेंगे नहीं, हेनसोंग। ठीक है, क्या है, हेनसोंग। और हेनसोंग कौन है भाई, एक चीनी यात्री। ठीक है, क्या थे, चीनी यात्री हेनसोंग। और चीनी यात्री हेनसोंग का आगमन इस समय आपको देखने को मिलता है 639 ईस्वी के समय आपके सिरपुर में, और मल्हार की इन्होंने क्या की थी, यात्रा की थी। ठीक है, इसी समय, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, इन्होंने सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा ठीक है, तो किस समय, इन्हीं के समय, ठीक है, बालाजुल के समय, महाशिव गुप्त के शासनकाल में इन्होंने क्या किया था, कि यात्रा की थी। ठीक है, किसकी, सिरपुर की, और किसकी, मल्हार की। ठीक है, और इन्होंने इस यात्रा का वृत्तांत अपनी एक बुक जिसको कहा जाता है सी यू की, क्या कहा जाता है, सी यू की। लेकिन हिंदी की बात की जाए, ठीक है, तो उसको किया सलो। ठीक है, किया सलो। ठीक है, तो आपको हिंदी में आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, भारत के इतिहास में हिंदी की जरिए से आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ी में इसका वर्णन ये हिंदी का है। ठीक है, और सीजी छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आपको किया सलो के नाम से जो है वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो एक बुक, इसका अपने यात्रा वृत्तांत, ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन आपको इस सियुकी या किया सलो में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी किसकी, चलिए, इस किया सलो में उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, सिरपुर पर लगभग 100 संघराम या 100 विहार बनाए गए हैं। ठीक है, और लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु के निवास के लिए। ठीक है, कहा जाता है कि 100 विहार, ठीक है, 10,000 बौद्ध भिक्षुक के निवास हेतु, ठीक है, सिरपुर में बनाए गए थे, सिरपुर में बनाए थे। ठीक है, इनका कथन है कि 100 विहार, ठीक है, 10,000 बौद्ध भिक्षुक के लिए, ठीक है, 10,000 बौद्ध भिक्षुक हेतु सिरपुर में बनाए गए थे। तो ये याद रखिए। ठीक है, याद रखिए। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ, थोड़ा ये कष्टदायक वर्ड आ गया। ठीक है, मैं सिंपल लिख देता हूँ, 100 विहार का निर्माण, ठीक है, लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षुक के निवास हेतु, बौद्ध भिक्षुकों के निवास हेतु बनाए गए थे।
गए थे। ठीक है, कहाँ पर भाई? जाहिर पर है, कहाँ पर? सिरपुर पर। कहाँ पर? सिरपुर में। ठीक है, तो सिरपुर में 100 विहार का निर्माण लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षुकों के ठहरने के लिए, निवास करने के लिए बनाया गया था। ऐसा उल्लेख इस बुक में आपको देखने को मिलता है। और इस बुक का जो है अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान इन्होंने इस बुक लिखी गई थी। ठीक है, और जो उन्होंने हेनसोंग में सिरपुर और मल्हार की यात्रा की है। चलिए, और इन्हीं सभी कारणों से, ठीक है, इन्हीं सभी कारणों से इस काल को क्या कहा जाता है? ठीक है, स्वर्ण युग। ठीक है, इस काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। शासन का स्वर्ण युग कहा गया है इस काल को। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली हैं। ठीक है, एक तो आपको धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिला है। सभी धर्म के लोग यहाँ कर रह सकते हैं, बस सकते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म को आश्रय दिया, खुद शैव धर्म मानते थे। साथ ही साथ वैष्णव धर्म को जो है, वैष्णव धर्म के प्रति उनके मन में जो है, उनके मन में अच्छी जो है भावनाएं थी। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि हेनसोंग यहाँ पर आया था और हेनसोंग ने अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारी बातें ये कही थी। ठीक है, साथ ही साथ इनके मुद्रा, इनके ताम्रपत्र, ये सब बातें एक ही समय होने के कारण जो है इस युग का क्या कहा गया है? स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, जैसे गुप्त काल में आप देखेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल, गुप्त काल को आप देखेंगे कहाँ गए, क्योंकि उस समय और जो है, और खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नवरत्न आए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फिर जो है सिक्कों की, ठीक है, सोनों की, फिर इस प्रकार से महल का जो निर्माण होते हैं, सोने चांदी के महल, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसको स्वर्ण युग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा ये भी है, वैसा जो है गुप्त वंश भी है। चलिए, तो ये थे आपके क्या, पांडु वंश में आपका सबसे फर्स्ट जो था वो कौन था? सिरपुर के पांडुवंश। ठीक है, पांडुवंश दो शाखा में बटी थी। एक सिरपुर के पांडुवंश जिसकी राजधानी सिरपुर थी, दूसरा मैकाल के पांडुवंश जिसकी राजधानी क्या थी? अमरकंटक। ठीक है, चलिए, तो सिरपुर के पांडुवंश में इतनी सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है, वो हम बात करेंगे किसकी? मैकाल के पांडुवंश। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, अब बात करेंगे मैकाल के पांडुवंश। मैकाल के पांडुवंश। चलिए, तो मैकाल के पांडुवंश कहने का मतलब है, ये मैकाल के पांडुवंश ये कहाँ रहेंगे? एक तो पांडुवंश के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने कहा था स्टार्टिंग, जो सिरपुर का एरिया है, ठीक है, महासमुंद में जो सिरपुर का एरिया है, ठीक है, कि सिरपुर के एरिया, इस सिरपुर के एरिया में आपको हमने बात की है जस्ट अभी,
यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, सिरपुर के पांडु, सिरपुर के पांडु, ठीक है। जो अमरकंटक साइड है, ठीक है, ये अमरकंटक जो साइड है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इसको बोलते हैं मैकाल के पांडु, मैकाल के पांडु, ठीक है, जहाँ पर अमरकंटक इसकी क्या थी, राजधानी है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। जो दूसरी शाखा है मैकाल के पांडु, उसके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं मिलती, कुछ शासकों की जानकारी मिलती है, कुछ बातों की जानकारी मिलती है। तो बस इसकी राजधानी याद रखिए, राजधानी आपको पता है, मैं कई बार बताया हूँ, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। इसकी जो राजधानी मैकाल पर्वत श्रेणी के पास क्या है, अमरकंटक, और इसकी राजधानी है, ठीक है। चलिए बात करें प्रमुख शासक, प्रमुख शासक तो कौन कौन से प्रमुख शासक हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा जयबल, ठीक है, जयबल के बाद आपको वत्सबल, ठीक है, वत्सबल, वत्सबल के बाद आपको देखने को मिलेगा नागबल, नागबल, नागबल के बाद देखने को मिलेगा आपका भरतबल, भरतबल, और भरतबल के बाद देखने को मिलेगा आपको सुरबल। क्या है, सुरबल, ठीक है। तो एक हो गया आपका जयबल, दूसरा हो गया है वत्सबल, तीसरा या थर्ड हो गया नागबल, चौथा या फोर्थ हो गया भरतबल, ठीक है, पांचवा या फिफ्थ हो गया क्या है, सुरबल। ठीक है, फिफ्थ हो गया आपका चलिए तो प्रमुख शासक जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, सुरबल। क्या क्या चीजें हैं थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, एक ताम्रपथ है जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मी ताम्रपथ। ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्राह्मणी ताम्रपथ, ताम्रपत्र। और इस ब्राह्मी ताम्रपथ में इस वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, वंश की जो है जानकारी मैं यहाँ लिखना बेटर होगा। ठीक है, ब्राह्मणी ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। इस वंश की जो है जानकारी किससे मिलती है हमें, इस ब्राह्मणी ताम्रपत्र से। तो ये याद रखिए कि इम्पोर्टेंट है इस वंश की जानकारी। चलिए फिर इस ब्राह्मणी ताम्रपत्र में एक और जानकारी मिलती है
ठीक है। लोक प्रकाशक की जानकारी, लोक प्रकाशक की जानकारी किसकी, लोक प्रकाश की जानकारी। और ये लोक प्रकाशक कौन है, ठीक है, ये नरेंद्र की बहन, ठीक है, और भरत बल की पत्नी, भरत बल की पत्नी, ठीक है, भरत बल की पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, किससे, ब्राह्मणी ताम्रपत्र से। एक ताम्रपत्र जिसको बोलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, मल्हार ताम्रपत्र, मल्हार ताम्रपत्र। और इस मल्हार ताम्रपत्र में आपको सुरबल की जानकारी मिलती है, सुरबल जो कि क्या थे, अंतिम शासक की जानकारी कहां से मिलती है, इस मल्हार ताम्रपत्र की। चलिए, नागबल ने एक उपाधि धारण की थी, कहा जाता है इन्होंने उपाधि धारण की थी, और उस उपाधि का नाम है महाराज, महाराज। चलिए, तो मैकाल के पांडु वंश में आपको ज़्यादातर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस इतनी सी बातें हैं मैकाल के पांडु वंशों में। चलिए फिर आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम देखेंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कलचुरी वंश, नाग वंश, सोमवंश, काकती वंश और बस्तर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो शुरू होने वाला है छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। क्या है, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। चलिए, इस छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो शासक आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो आपको कुछ नाम यहाँ पर याद रखिए। एक जो राजवंश है, सॉरी शासक बोला मैं, राजवंश है, एक जो राजवंश है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कलचुरी, ठीक है। कौन से राजवंश, कलचुरी, ठीक है, कलचुरी वंश। दूसरा जिसको हम कहते हैं नागवंश, क्या है, नागवंश देखेंगे। फिर तीसरा, थर्ड, सोमवंश, ठीक है। फिर चौथा आपके जो है काकती वंश, थी वंश,
ये हम बात करेंगे। चलिए, इस कलचुरी वंश की बातें पहले करेंगे, फिर हम चलेंगे किस में, नाग वंश में, फिर बात करेंगे सोम वंश में, फिर बात करेंगे काकती वंश में। ठीक है, चलिए, कलचुरी कालीन जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, रतनपुर पर, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा रायपुर पर। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, रतनपुर और रायपुर के क्षेत्र में नागवंशियों का जो क्षेत्र था, ठीक है, वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक फणी नागवंश, एक कवर्धा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और दूसरा देखने को मिलेगा आपको और जो बस्तर के क्षेत्र में। ठीक है, और कवर्धा के जो क्षेत्र है, उस कवर्धा के क्षेत्र में फणी नाग रहते हैं, फणी नाग। ठीक है, फणी नाग वंश। और जो बस्तर के क्षेत्र है, इसमें आपको देखने को मिलेगा छिंदक नागवंश, छिंदक नागवंश। ठीक है, वहीं पर सोमवंश आपको कांकेर में। ठीक है, सोमवंश कहाँ देखने को मिलेगा, कांकेर में। ठीक है, सोमवंश की भी दो शाखाएं हैं। ठीक है, एक तरफ आपके जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा, कांकेर, और दूसरी तरफ जो है उड़ीसा। ठीक है, तो एक उड़ीसा के सोमवंश और दूसरा जिसको बोलते हैं कांकेर के सोमवंश। ठीक है, काकती वंश जो बस्तर के क्षेत्र या बस्तर के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखिए। एक चीज जो बच गया है वो मैं इसके पहले थोड़ा से बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो बच गया है वो है बाणवंश। ठीक है, बाणवंश, बाणवंश मैं थोड़ा भूल गया था अभी। ठीक है, तो ये बाणवंश बच गए हैं, इस बाणवंश को पहले देख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, 10 मिनट का काम है, बाणवंश को पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे किसके बारे बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन जो इतिहास है। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो इसके पहले मैं थोड़ा से बाणवंश बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर इसको कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा बाकी है, उसके बाद मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ बाणवंश की। किसकी, बाणवंश की। ठीक है, 5 मिनट का काम है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और बाणवंश में, ठीक है, और इनके संस्थापक याद रखिए, संस्थापक बाणवंशों की। ठीक है, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। ठीक है, मलदेव, क्या है, महामंडलेश्वर मलदेव, इसको बोला जाता है वंश के संस्थापक। ठीक है, राजधानी भैया मैं कई बार बताया हूँ। ठीक है, बाणवंश को जो है पाली है, कहाँ पर, कोरबा। ठीक है, कहाँ पर, कोरबा के पाली में बाणवंशियों का जो है राजधानी देखने को मिलेगा। प्रमुख शासक, प्रमुख शासक जस्ट अभी मैंने बताया, महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मलदेव, मलदेव। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, क्या है, विक्रमादित्य। ठीक है, चलिए,
विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है, ज़्यादा महामंडलेश्वर के बारे में कुछ नहीं, कि ये महामंडलेश्वर सिर्फ आपके जो है संस्थापक रहे। विक्रमादित्य के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, ठीक है, शिव मंदिर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि शिव मंदिर का निर्माण, शिव मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए कहाँ पर भाई शिव मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया था? पाली में। ठीक है, और इसका जीर्णोद्धार, ये भी याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जाजल्यदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम जब कलचुरी वंश आएगा, क्या है? कलचुरी, कलचुरी वंश आएगा तब हम बात करेंगे इसकी, जाजल्यदेव। तो शिव मंदिर का निर्माण पाली में किसने किया था? विक्रमादित्य ने। चलिए, और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है बाण वंशों की। ठीक है, बस इतनी सी है। चलिए, ठीक है। बाद में क्या होता है, कालांतर में कलचुरियों ने अपना जो है, ठीक है, बाद में कलचुरियों ने, और कलचुरियों में से कहा जाता है कि शंकरगण द्वितीय, ठीक है, जो कहाँ पर थे? त्रिपुरी शासक कलचुरी में आप देखेंगे, कलचुरी शासक के अंतर जो है, त्रिपुरी शासक के अंतर्गत देखिए, ये कलचुरी ही शासक है। ठीक है, कलचुरी शासक जो है जहाँ पर त्रिपुरी में थे। ठीक है, कलचुरी के शासक जो आपके रायपुर और जो है रतनपुर में निवास करते थे। तो यहाँ के शासक शंकरगण, ठीक है, और शंकरगण में कहा जाता है कि इनके बारे में कि उन्होंने क्या किया था? पाली पर आक्रमण किया। ठीक है, पाली पर क्या किया? आक्रमण कर अधीन कर लिया। ठीक है, तो बस यही जानकारी मिलती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये चीज़ें देख ली है। चलिए, ठीक है, चलिए फिर टाइम हो चला है क्लास का, और आज जो है इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, आप जो देख रहे हैं देखेंगे क्या? ठीक है, ये होगा आपका नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको करेंगे कंटिन्यू। चलिए, चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।